हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एशियन हिस्ट्री के अंदर 55वां लेक्चर कवर करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है मौर्योत्तरकालीन शासन व्यवस्था। देखिएगा, मौर्योत्तरकालीन शासन व्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब है मौर्योत्तरकालीन कौन कौन से वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिएगा, सुंग वंश है, काणवंश है, इसके बाद यवन, फिर कुषाण, ठीक है, सातवाहन वंश, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इस मौर्योत्तरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, और इसके पश्चात हम कवर करेंगे अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, यानी कि गुप्त वंश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आज हम इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मौर्योत्तरकालीन शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जो प्रशासन की बात करते हैं। देखिएगा, प्रशासन की व्यवस्था देखें तो क्या है प्रशासन व्यवस्था मौर्योत्तरकालीन व्यवस्था में। देखिएगा, मौर्योत्तरकालीन जो राजा होते थे ना, वो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए, यानी कि जो मौर्यकालीन जो राजा है ना, जो उस काल के अंदर जो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण के लिए राजतंत्र में दैवीय तत्वों को समाहित या समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई। अब ध्यान से सुनिएगा, मौर्योत्तरकालीन राज में क्या होता है कि जो राजा थे, चाहे आप कुषाण या यूं हम कह सकते हैं सुंग वंश से लेकर अब तक, यानी कि जो कुषाण वंश तक की बात अगर करें तो यहाँ के जो राजा होते थे, ये जो प्रशासन की व्यवस्था के अंदर विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण, यानी कि जो विकेंद्र की प्रवृत्ति पर जो कहने का मतलब है जो शासन का जो बंटवारा था, यानी कि शासन का जो विकेंद्रण था, उस विकेंद्र पर नियंत्रण पालने के लिए, कंट्रोल पालने के लिए राजतंत्र में, यानी कि जो राजा का तंत्र था, यानी राजा के शासन में क्या, यानी कि दैवीय तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई। कहने का मतलब है, ये जो देवी तत्व क्या होता है कि ये जो राजा होते थे, यानी कि जो मौर्योत्तरकालीन जो राजा होते थे, ये अपने आप को देवता के समान मानते थे। कहने का मतलब है देवता के पुत्र वो मानते थे और उनका कहना है कि हम देवता के दूत हैं, यानी कि देवता के द्वारा भेजे गए दूत हैं जो हम इस पृथ्वी पर शासन स्थापित करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने आप को देवता मानते थे। ठीक है, और इसी कारण क्या होता है कि राजाओं को जो थे इस जब भी जो कुषाण तक के जो जितने भी राजा हुए मौर्योत्तरकालीन में, ये अपने आप को देवपुत्र की उपाधि मानते थे, यानी कि राजा के पुत्र अपने आप को समझते थे। कहने का मतलब ये हो गया कि ये अपने आप को देवता के समान मानते थे। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इसका आपको समझ में आया। देखिएगा, यानी देवपुत्र मानेंगे तो ये जो इसमें क्या होता था, जो मृत राजा होते थे, यानी कि मृत राजाओं की जो मूर्तियां होती थी उनको मंदिरों में स्थापित किया जाता था। तो अपने आप को देवता मानते थे, तो उनके जो मूर्तियां होती थी उनको मंदिरों में स्थापित किया जाने लगा। ठीक है, ये कुषाण वंश तक की बात हो गई। ठीक है, यानी कि कर्ण वंश से लेकर कुषाण वंश की अगर हम बात करें तो ये मौर्योत्तरकालीन था। तो यहाँ तक की आपको बात समझ में, एक बार फिर से देखिएगा, यानी कि जो मौर्योत्तरकालीन जो राजा थे, ये जो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था थी, यानी कि उनके प्रशासन में उस विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर हम यूँ कह सकते हैं कि राजतंत्र में दैवीय तत्वों को समाविष्ट, यानी कि देवता के समान अपने आप को खुद को मानते थे और अपने आप को देवता के पुत्र मानते थे। और उनका कहना है कि देवताओं ने इस पृथ्वी लोक पर हमें हमें यहाँ पर भेजा है और यहाँ पर प्रशासन करने के लिए, इसीलिए अपने आप को ये कौन सी उपाधि धारण करते थे, देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। और इसलिए आगे चल के क्या होता है कि उनको उनकी जो मूर्तियां होती थी जो मंदिरों में स्थापित की जाती थी। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, अब तो आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इसमें। क्या होता है कि देखिए, आपने सातवाहन वंश के शासकों के बारे में आपने पढ़ा होगा। सातवाहन वंश के शासकों ने क्या किया कि जो ब्राह्मण होते थे और जो बौद्ध भिक्षु होते थे, यानी बौद्ध भिक्षु कौन होते थे, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो बौद्ध भिक्षु होते थे, उनको करमुक्त भूमि, यानी कि करमुक्त भूमि प्रदान की उन्होंने। करमुक्त का मतलब हो गया बिगर टैक्स, यानी कि इस भूमि पर, यानी कि ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को अगर भूमि दी जाएगी उस पर राजकीय टैक्स या राजकीय टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सातवाहन शासकों
बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपने सातवाहन वंश के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो इस ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी उनका सबसे बेस्ट जो उल्लेख है वो नाना घाट का अभिलेख है। इस नाना घाट के अभिलेख में ये बताया गया है कि पहली बार यानी सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि दान में दी गई थी। ठीक है, तो ये बात आ गई। भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है कौन सा? नाना घाट का अभिलेख है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं आगे, देखिएगा। फिर देखते हैं यहाँ तक जो शासन व्यवस्था यानी कि जो शासन है वो कैसा था। यानी कि शासन आपने पढ़ा होगा कि एक तो शक से लेकर पार्थियन तो संयुक्त शासन बताया गया है, और कनिष्क का जो देव शासन यानी द्वैध शासन, कहने का मतलब है दोहरा शासन की बात उन्होंने की। तो शायद आपने पढ़ा होगा ब्रिटिश हमारे भारत पर जो अंग्रेजों का शासन था उस वक्त भी दोहरा शासन था, यानी कि द्वैध शासन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो शक और पार्थियन के समय संयुक्त शासन था। ठीक है, संयुक्त होकर जो अपने शासन को चलाते थे, लेकिन कनिष्क के समय द्वैध शासन का प्रचलन हुआ। कहने का मतलब हो गया कनिष्क ने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करता है। यानी कि कहने का मतलब हो गया जो कनिष्क थे, जो शक शासक था, उसने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। देखिएगा, आपने पता होगा कि जो इसके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है चाइना जापान के अंदर होता है। और इसके अलावा जो सम्राट अशोक था, सम्राट अशोक ने जो श्रीलंका यानी कि श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री को यानी कि जो महेंद्र है और उसकी संघमित्रा है उसको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजता है। और साथ ही जो इंडोनेशियाई देश है, दक्षिणी पूर्वी जो द्वीप देश है, उसमें भी उन्होंने अपने जो राज दरबार के लोगों को वहाँ पे भेजता है, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार। तो वो कनिष्क, इसके लिए जो कनिष्क है उसने चाइना जापान में बौद्ध धर्म का प्रसार किया, इसलिए कनिष्क को दूसरा अशोक कहा गया, यानी कि द्वितीय अशोक कहा गया है। और यही एक ऐसा शासक था कनिष्क जिसने कनिष्क ने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। कैसे की आपको पता है, इसने सभी सिल्क रूटों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, यानी कि उनका व्यापार था रोम तक चलता था, और लाल सागर के रूट है ना, और भूमध्य सागर है जिसको रूम सागर भी कहते हैं, वहाँ तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। यानी कि वहाँ तक अपना साम्राज्य स्थापित करने से इसने सबसे पहले सर्वप्रथम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शासक। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में ही इसके बारे में डिटेल से पढ़ा रखा है। अगर आपने अगर इसको नहीं पढ़ा है तो फ्रेंड पीछे वाले वीडियो को आप पहले देखिएगा, फिर बाद में इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ें। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सॉरी। देखिएगा, मौर्योत्तरकालीन शासन में क्या होता है कि विकेंद्रण की प्रवृत्ति में क्या होता है कि जो राजतंत्र में देवी तत्वों को जो राजा होते थे समाविष्ट कर लिया, अपने आप को देवता के समान मानते थे, यानी कि देवता के पुत्र मानते थे, और इसीलिए उनकी मूर्तियों को क्या यानी कि मंदिरों में स्थापित करवाया। और सातवाहन शासकों में जो ब्राह्मण है बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान यानी कर मुक्त भूमिदान प्रदान की। और इसके साथ इसका सबसे उदाहरण हमें मिलता है नानाघाट का जो अभिलेख है, इससे हमें ये पता चलता है कि सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि प्रदान करता है, यानी कि दान करते हैं। ठीक है, ये भूमिदान का प्रथम अभिलेख है, जो कौन सा? नानाघाट का अभिलेख। ओके, शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो शासन व्यवस्था में शक और पार्थियन तो संयुक्त शासन चलाते थे, और जो कनिष्क जो था वो शक शासक वो द्वैध शासन चलाता था। इसीलिए कनिष्क ने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करता है। अब देखते हैं आगे, देखिएगा अगला हमारा जो टॉपिक है इसी में, यानी कि मृद भांड भवन निर्माण तथा तकनीकी परिवर्तन। अब देखिएगा, यानी कि इस मौर्योत्तर काल में मृद भांड यानी कि जो मृद भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन और भवनों के निर्माण और तकनीकी में क्या परिवर्तन आता है, तो इसको हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो देखिए इस शक से कुषाण काल तक, यानी कि शक से लेकर कुषाण काल तक के जो भवन निर्माण बहुत प्रगति हुई, यानी कि जो भवन के निर्माण के अंदर क्या हो काफ़ी प्रगति होती है। ठीक है, भवन निर्माण काफ़ी प्रगति होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कैसे प्रगति होती है, यानी कि जो भी पक्की ईंटों का प्रयोग होता था भवन निर्माण के अंदर, और जो फर्श बनाने में भी बहुत प्रयोग में लिया जाता था, यानी टाइल्स। देखिए आज
आज वर्तमान की टाइल नहीं है, यानी कि टाइल्स होती थी फर्श और छत पर लगाई जाती थी। ईंटों के कुएं मिले हैं, यानी कि इससे कुषाण शक से लेकर कुषाणों तक, और फुहारे और टोंटियों वाले पात्र मिले हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो शक से लेकर कुषाण तक भवन निर्माण में काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी चेंजेस आए और काफ़ी डेवलप भी हुआ है। जैसे पक्की ईंटों का प्रयोग होना, है ना, फर्श बनाना, ठीक है, टाइल्स लगाना, हाँ, ईंटों के कुएं देख बनाना, फुहारे और टोंटियों पात्रों को काम में लेना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इसका मतलब ये हो गया, तो ये होता है इसीलिए, यानी कि भवन निर्माण का काफ़ी विकास होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो मृदभांड मैंने अब आपको बताया था। मृदभांड जो बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड कहा जाता था। तो वहाँ पे लाल रंग के मृदभांड सर्वाधिक मिले। वैसे सफ़ेद और पॉलिशदार मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी कि मौर्योत्तर काल में। तो ज़्यादा फोकस किसके करना है आपको, लाल रंग के मृदभांड। ओके, देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या बातें होती है। देखिएगा, शक कुषाणों ने जो शक थे और जो कुषाण थे, उन्होंने क्या क्या जो पहनावे के जो पहनने की जो पोशाक है उनका प्रचलन था उन समय। देखिएगा, शक कुषाण ने सबसे पहले पगड़ी बांधने की प्रथा प्रारंभ होती थी, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जैसे जो राजस्थानी पोशाक है, यानी कि पगड़ी बांधना, तो कहने का मतलब ये हुआ कि शकों द्वारा, यानी कि शक और कुषाणों ने सबसे पहले पगड़ी बांधने की प्रथा प्रारंभ है। और आज भी राजस्थान के अंदर ये पगड़ी बांधी जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुर्ता पायजामा, कुर्ता को ट्यूनिक बोला जाता था। कुर्ता और पायजामा का पोशाक में प्रयोग में लेते थे। भारी लंबे कोट होते थे। टोपी और बूट है, यानी कि टोपी सिर पे और जो बूट है, यानी कि जिसको हम जूते कहते हैं, वो पहनते थे लोग। तो इनका प्रचलन होता है किसमें, कुषाण शक से लेकर कुषाणों तक। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब देखिए, हम सामाजिक जीवन की स्थिति की बात अपन करें, यानी कि सामाजिक दशा की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ तक आते आते क्या होता है, वैसे तो आपको पता है कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो चार थी, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो यहाँ तक क्या होता है कि जो शूद्र होते थे, शूद्र होते थे ना, ये शिल्प और वाणिज्य के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस समय उन्नति होती है, यानी शूद्रों में, यानी कि शूद्र ज़्यादा उन्नति कर जाते हैं, यानी कि ये लोग बहुत ही कारीगर होते थे, यानी कि कारीगर होते थे। तो यहाँ तक शूद्रों की जो स्थिति थी वो थोड़ा थोड़ा डेवलप कर जाती है, थोड़ी उन्नति उसकी होने लगती है। वैसे अगर ब्राह्मणों की अगर बात करें, तो ब्राह्मणों को प्राय बंजर भूमि दान में दी जाती थी। ठीक है, तो ब्राह्मणों को बंजर भूमि प्रदान की जाती थी, जिससे वो अपनी कुटिया बनाकर वो वेदों का अध्ययन करता था। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी, यानी कि अगर देखें तो क्षत्रिय और वैश्य की जो जिंदगी वो नॉर्मल थी। ठीक है, तो यहाँ तक अगर देखें तो शूद्रों की स्थिति थोड़ी उन्नति होती है, यानी कि ये शिल्प और वाणिज्यिक, शिल्प यानी कि हाथ का काम भी करते थे, और वाणिज्य यानी कि व्यापार वगैरह ये करते थे, ये उन्नति करने लगे, यानी कि ये शुद्ध कारीगर थे कहने का मतलब। ठीक है, तो ये बात हो गई फ्रेंड्स। तो ये तो बात आपको समझ में आई। अब देखिए, हम साहित्य की बात करते हैं, यानी कि मौर्योत्तर काल में कौन कौन सी किताबों की रचना होती है और उसमें कौन कौन सी किताबों में क्या क्या बातें बताई गई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, यानी कि जो किताबों के बारे में आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ना है, उनको याद करना है, यानी किताब और उनके राइटर्स हैं उनको आप याद करना है। सबसे पहले हम पहली बुक है, यानी कि नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र की अगर बात करें, तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार थे, वो थे भरत मुनि थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर एक किताब है महाभाष्य। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी जाती है, पतंजलि के द्वारा लिखी जाती है। और ये जो महाभाष्य, ये सबसे पहले पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई थी, यानी कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उस पर ये लिखी गई थी। तो ये एक क्या थी, कमेंट था, क्या कमेंट था ये। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिनट। तो ये क्या था डियर फ्रेंड्स, ये कमेंट था किसके ऊपर, इस महाभाष्य की जो पतंजलि है इस पर एक टीका लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा, अष्टाध्यायी, ये एक टीका थी फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं आगे। और अगर इसके बारे में और देखें तो देखिएगा, एक है किताब है गाथा सप्तशती, ये प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। और इसकी रचना की थी जो सातवां शास्त्र था, हाल, जिसमें मैंने आपको हाल बताया था। ठीक है, और इस हाल के द्वारा लिखी गई थी, और यह पहला मुक्तक काव्य का भी उदाहरण है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है,
उत्तक काव्य का उदाहरण कौन सा है? गाथा सप्तशती, जो प्राकृत भाषा में लिखी गई थी और लिखने वाले थे सातवाहन वंश के शासक हाल के द्वारा ये लिखी गई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखें तो अगली जो बुक है उस बुक का नाम है कामसूत्र है। कामसूत्र लिखने वाले थे राइटर वात्स्यायन थे, और मनुस्मृति है, मनुस्मृति के लिखने वाले मनु है। ठीक है, वैसे ये दूसरी शताब्दी से लेकर मतलब ये कम से कम दूसरी बीसी से लेकर दूसरे एडी तक ये लिखी जाती है। ठीक है, और इसके बाद में हम देखिए बुद्ध चरित की बात अगर करें तो, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, अश्व घोष के द्वारा एक लिखी गई थी, और सोदरानंद है, सोदरानंद भी अश्व घोष के द्वारा लिखी गई थी। इसमें सोदरानंद जो थी इस किताब में, इसका वर्णन है बुद्ध के एक सौतेला भाई था यानी कि आनंद, इस आनंद की कहानी इसके बारे में बताई गई है। एक है स्वयं वासवदत्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि भास के द्वारा लिखी गई थी, और इसके अंदर जो उदयन था और वासवदत्ता उसकी लव स्टोरी यानी कि प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। तो ये वासवदत्ता को आपको याद करना। ओके, देखते हैं आगे। भास को ही सर्वप्रथम संस्कृत में नाटक लिखने का श्रेय जाता है। जो वासवदत्ता किताब लिखने वाले जो राइटर थे भास, ये ही प्रथम ऐसे राइटर थे जिन्होंने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में नाटक लिखने का श्रेय जाता है। ओके, इसके बाद देखते हैं व्रत कथा कोश है, गुणाढ्य यानी कि गुणाढ्य के द्वारा लिखी गई थी, और ये पेशा से प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, यानी कि इसका मतलब 1 लाख पदों का इसमें संग्रहण है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। अब एक है का तंत्र किताब है, ये सर वर्मन के द्वारा लिखी गई थी, और ये संस्कृत व्याकरण का एक पर आधारित है, यानी कि का तंत्र किस पर आधारित है? संस्कृत व्याकरण पर, यानी कि जो संस्कृत ग्रामर है उस पर ये आधारित है, और इसके लिखने वाले थे सर वर्मन थे। ठीक है, और किताब का नाम है का तंत्र। ओके, देखते हैं आगे। अब देखिए हम आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो आर्थिक स्थिति में क्या क्या बातें हैं उसको देख लेते हैं। देखिएगा, आर्थिक स्थिति में देखें तो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्राचीन इतिहास का स्वर्णकाल, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? यानी कि इस मौर्योत्तर काल को कहा जाता है। ठीक है, इस समय शिल्प व्यापार का विकास बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि शिल्प का और व्यापार, यानी कि शिल्प का यानी कि हाथ की जो कारीगरी है उसका बहुत ज़्यादा विकास होता है, और साथ ही ट्रेड यानी वाणिज्य का भी बहुत ही ज़्यादा विकास होता है। ठीक है, यानी कि सिक्कों का प्रचलन होता है, बंदरगाहों का विकास होता है। ठीक है, तो इनके ये था आर्थिक दशा, यानी कि यहाँ तक आते आते आर्थिक दशा बहुत ही बेहतरीन हो चुकी थी। ठीक है, मौर्योत्तर काल में। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर भूमिदान का भी हमें साक्ष्य मिले, जो मैंने आपको पहले बता दिया, यानी कि जो ब्राह्मण है बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान करने का श्रेय सबसे पहले सातवाहन शासकों को जाता है। ठीक है, सातवाहन शासक के अलावा कुषाण भी भूमिदान प्रदान करते थे, जिसका हमें सबसे प्रथम जो उदाहरण नानाघाट का जो अभिलेख है यहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, तो देखिए सातवाहन और कुषाणों ने भूमिदान देने प्रचलित किया, यानी सबसे पहले किन किन के द्वारा दिया गया था? सातवाहन शासकों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं अक्षय निधि प्रणाली। देखिए अक्षय निधि प्रणाली होती क्या है? यानी कि अक्षय निधि प्रणाली होती है भू राजस्व का स्थायी दान देना, यानी भू राजस्व का स्थायी दान देना क्या कहलाता है? अक्षय निधि प्रणाली कहा जाता है। ओके, देखते हैं आगे। इसके अलावा देखिए कि भू यानी कि भूमि मापने की क्या क्या इकाई होती थी, तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप देखिएगा। निवर्तन यानी कि 1.5 एकड़। ठीक है, एक है था कुलथावाप। ठीक है, तो ये भी एक भूमि मापने की इकाई थी, और एक है करीसा, यानी करीस कह सकते हैं, करीस, तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि करीश। ठीक है, ये भी भूमि मापने की इकाई थी। एक है कुलथावाप। ठीक है, कुलथावाप है, तो ये भी एक भूमि नापने की इकाई थी। एक है निवर्तन। ठीक है, और ये भी एक भूमि मापने की इकाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना, अगर पूछा है कि कुल था वापा क्या होता है? एक भूमि नापने की इकाई थी जो मौर्योत्तर काल में थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखें तो प्रतिभूमि की अगर बात करें तो प्रतिभूमि की देखें तो प्रतिभूमि को किस किस नाम से जानते हैं? देखिएगा, यानी कि खिल भी कहते हैं इसको, सॉरी खिल भी कह सकते हैं, अप्रहत भी कह सकते हैं। अब एक थोड़ा सा नाम है, देखिएगा इसको याद रखिए, भूमि छिद्र न्याय। ठीक है, यानी कि भूमि छिद्र न्याय, और एक है अवनिरुद्ध न्याय, तो इसको याद रखिए, इसको भी हम प्रतिभूमि बोलते हैं। प्रतिभूमि का मतलब होता है कुछ समय के लिए भूमि को पड़त रूप में छोड़ देना। ठीक है, 2-3 साल तक उसको छोड़ना, फिर उस पर फिर से दोबारा से कृषि करना, तो ऐसे प्रतिभूमि, तो उसको खिल कहते हैं, अप्रहत कहते हैं, यानी कि भूमि छिद्र न्याय कह सकते हैं,
अवनिद्र न्याय भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ये थोड़ा नाम याद रखना है। ओके, देखिएगा आगे। इसके अलावा देखिएगा जो कुछ किताबें हैं, कुछ किताबों में जो व्यवसायों के प्रकारों का उल्लेख किया गया है। देखिए कौन कौन सी किताब है, देखिएगा। दीर्घ निकाय के अंदर 24 प्रकार के व्यवसाय की वर्णन किया गया है। महावस्तु के अंदर 36 प्रकार के व्यवसायों का अध्ययन किया गया है। और जो मिलिंद पनो है, जो मिनांडर के समय लिखी गई थी, ठीक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा यानी कि 75 प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनका वर्णन किया गया है। तो आप याद रखिएगा, दीर्घ निकाय में 24 प्रकार के व्यवसाय, महावस्तु में 36 प्रकार के व्यवसाय और मिलिंद पनो में 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख किया। तो इसको थोड़ा सा फोकस करना है। ओके, इसके अलावा देखिएगा, सोना, चांदी, शीशा, टिन, पीतल, लोहा, रत्न, तांबा आदि का शिल्प कार्य होता था, यानी कि मौर्योत्तर काल में। और एक दो ऐसे स्थान हैं, यानी कि एक तो करीमनगर, ठीक है, करीमनगर, और एक नालकोंडा स्थानों पर, यानी कि हथियारों के अलावा, यानी कि हथियार तो वहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें खुदाई के अंदर मिली है, तराजू की डंडी मिली है, मूठ वाले जो फावड़े होते हैं वो, कुल्हाड़ियाँ, हंसियाँ, फाल, उस तरह आदि मिले हैं। यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा यानी लोहे की वस्तु मिली थी। इसका मतलब लोहे का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता था। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आ रही है। ठीक है, देखते हैं। इसके पहले अब आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप अपने फ्रेंड सर्किल में इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। इसके अलावा कोई एजुकेशन ग्रुप हो, लाइब्रेरी ग्रुप हो, वहाँ पर भी इसके लिंक को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैं इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि जो इंडियन ज्योग्राफी के अलावा देखिए मैं अभी क्या क्या स्टडी करवा रहा हूँ जो अपने चैनल में, देखिएगा। जो कि जो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ा दी है और अब राजस्थान का इतिहास बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा देखिए मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऑप्शनल ज्योग्राफी भी मैं थोड़े दिनों में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप ना इसको थोड़ा सा, इस अपने चैनल है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। कहने का मतलब है इसके लिंक को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो मैं एक नए नए और भी चीज़ें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लगातार मेरे साथ आप बने रहिए। ठीक है, देखिए इसके अलावा और देखें तो क्या क्या बातें हैं, कपड़ा बनाने, यानी कि बनाने, रेशम बुनने, या हम यूँ कह सकते वस्त्र बनाने आदि का उद्योग भी मौर्य काल में काफ़ी, यानी कि ये उद्योग प्रचलित थे। देखिए आज भी सूती वस्त्र उद्योग संगठित एक उद्योग है। ठीक है, तो ये भी उद्योग थे कपड़ा बनाने के वाले। यानी कि मथुरा की जो साटक है, साटक के केंद्र क्या होता है, साटक स्थान पर एक वस्त्र उद्योग का केंद्र था, यानी बहुत बड़ा केंद्र था मथुरा। कहाँ, मथुरा, मौर्योत्तर काल के अंदर सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग का केंद्र साटक, यानी कि जो मथुरा यानी कि आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा इसका वस्त्र उद्योग था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, उरेयूर और अरीकोटू में ईंटों का बना एक रंगाई का एक हौज मिला है, यानी कि पानी वाला हौज मिला है। वहाँ पर कपड़ा व्यवसाय होता था, यानी कि वहाँ पर कपड़ा रंगा जाता। तो आप इसको याद रखिएगा, यानी कि तिरुचिरापल्ली, उरेयूर और एक अरीकमेंडू में ये व्यवस्था मिली है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम विदेशी व्यापार की अगर हम बात करें तो आपको पता है विदेशी व्यापार के देखें तो कुषाणों तक, यानी कि मौर्य काल में जो व्यापार होता रोम के साथ होता था, यानी कि सर्वाधिक व्यापार किसका होता, रोम के। जो मैंने आपको बताया कनिष्क ने रोम तक व्यापार करता था। ठीक है, ने सिल्क रूट पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, आयात यानी रोम कौन कौन सी चीज़ें भारत से मंगवाता था, देखिएगा, मसाले है, मलमल है, मोती है, रत्न है, माणिक्य आदि का वो रोम मंगवाता था, यानी कि निर्यात करता था भारत से। इसके अलावा और कौन कौन सी वस्तु मंगवाता, लोहे की वस्तुएं, बर्तन है, हाथी दांत भी रोम वाले लोग भारत से मंगवाते थे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी किस्म के ये चीज़ें थी, इसलिए वो भारत से मंगवाते। इसके अलावा देखिएगा, भारत यानी रोम से क्या क्या मंगवाता था, शराब। ठीक है, शराब की हत्थों वाला कलश होता वो मंगवाता था, और मिट्टी के अन्य प्रकार के पात्र भी भारत रोम से मंगवाता था। सॉरी, रोम से भारत मंगवाता था। इसके अलावा देखिएगा, रोम को क्या पसंद था भारत की, देखिएगा, रोम है तो रोम भारतीय गोल मिर्च,
मिर्च, आपको पता है गोल मिर्च तो क्या हो सकती है, काली मिर्च। यानी कि जो भारतीय गोल मिर्च यानी काली मिर्च यमन लोगों को बहुत ही पसंद थी, इसीलिए रोम वाले इस काली मिर्च का नाम पड़ गया यवन प्रिय। ठीक है, तो इसको यवन प्रिय तो याद रखिएगा। जो काली मिर्च थी, काली मिर्च, ठीक है, ये काली मिर्च रोम वाले भारत की बहुत पसंद करते थे, इसीलिए इसको यवन प्रिय कहा जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। ओके, देखते हैं और आगे। अब इसके अलावा देखिए एक राइटर था प्लिनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कथन, बहुत याद रखना आपको। जो प्लिनी था, ये प्लिनी क्या कहता है कि प्लिनी ये कहता है रोम का स्वर्ण भंडार लुटता जा रहा है। देखिएगा, ये अच्छी बात कह रहा है, ठीक है, तो ये भारत के पक्ष में तो नहीं है, लेकिन हम यूँ कह सकते हैं कि रोम का स्वर्ण भंडार लूटता जा रहा है। कैसे लूटता जा रहा है, देखिए, लुटता जा रहा है, कैसे लुटता जा रहा है, देखिएगा। यानी कि भारत क्या करता था, रोम से व्यापार करता था। भारत सबसे ज़्यादा मसालों का व्यापार करता था। यानी कि भारत रोम को मसाले देता और मसालों की एवज में ये हीरे जवाहरात गोल्ड वगैरह लेता था। इसीलिए प्लेनी कहता है कि रोम का जो स्वर्ण भंडार है धीरे धीरे लुटता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको कथन रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है एंड होता है। कल हम मौर्य वंश गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा है। और फ्रेंड्स, आप लगातार इसके नोट्स बनाएगा, क्योंकि ये नोट्स ही है। आप वीडियो को पॉज करिएगा, पॉज करके आप बिल्कुल धीरे धीरे आपको इसको नोट्स बनाते लिखना है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। तो फिर कल मिलते हैं। इससे पहले हम कह सकते हैं अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसके इसके जो चैनल है इसके लिंक को इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, इसके लिंक को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो हम फिर कल मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। ओके, बाय बाय।